मेरी आज की स्टोरी इतनी ज़्यादा ब्रूटल कि 40 साल बीत जाने के बाद भी एक फैमिली आज तक इस इंसिडेंट की वजह से डिप्रेशन में है। आज भी वो उम्मीद करते हैं कि कुछ तो उनको न्याय मिलेगा क्योंकि ये केस आज तक अनसॉल्व्ड है। बट एक टाइम ऐसा था जब पुलिस वाले इस केस को सुलझाने के बहुत बहुत ज़्यादा पास थे, लेकिन शायद वो मौका उन्होंने खो दिया। बट मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली इस केस के अंदर इतनी ज़्यादा गलतियां हुई कि वो आज तक लोगों को भुगतनी पड़ रही हैं। लेकिन इस केस की डिटेल्स इतनी ज़्यादा ब्रूटल कि ये सिर्फ और सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए ही है, जो लोग उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, ये आपके लिए नहीं है। दूसरा, मुझे इस वीडियो के ऊपर कोई लाइक्स वाइक्स नहीं चाहिए। आपका मन करे तो करिएगा, लेकिन इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर एक वो जागरूकता बने कि कैसे खुद को सेफ रखना है, बच्चों को सेफ रखना है। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें मलेशिया के कुआलालंपुर के जालान ईपो नाम के इलाके में जाना पड़ेगा और दिन था 12 अप्रैल 1987 का। इसी इलाके में बने हुए एक घर के अंदर 9 लोगों की फैमिली, जिसके अंदर 7 बच्चे, 2 उनके माता पिता और इनमें से ही 2 सबसे बड़े बच्चे, 9 साल का एंग हो टियांग और उसकी छोटी बहन 8 साल की एंग में होंग, ये दोनों अपने बिस्तर से उठे और उठते ही इन लोगों ने अपनी माँ से नाश्ता मांगा। बट इन लोगों का एक फेवरेट केक वो उस टाइम पर खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों बच्चों ने अपनी माँ से जिद करी कि हमें वही केक खाना है। जिसके बाद माँ ने अपने पटुए से निकालकर थोड़े से पैसे इनको लोगों को दिए और कहा कि जाओ मार्केट से जाकर अपना वो केक लेकर आओ और आकर नाश्ता कर लो। जिसके बाद 8:30 बजे के आसपास ये दोनों बच्चे अपने घर से पैसे लेकर मार्केट से वो केक लाने के लिए निकले। छोटी बहन एंग में होंग, उसका पहली बार था जब वो ऐसे अपने बड़े भाई के साथ मार्केट में जा रही थी, वरना आज तक या तो उसके माता पिता या फिर उसका बड़ा भाई अकेला ही मार्केट से जाकर ये सारा सामान लेकर आया करता था। लेकिन आज एंग में होंग ने भी जाने की जिद करी थी, इसलिए दोनों बच्चे अपने घर से निकले थे। लेकिन थोड़ी देर चलते चलते जब ये उस मार्केट में पहुंचे और पर्टिकुलरली उस दुकान में पहुंचे जहां से इनको एक केक लेना था, तो इन लोगों ने नोटिस किया कि ये दुकान तो अभी तक बंद है, ये तो खुली नहीं, इसका शटर अभी तक बंद है। जिसके बाद दोनों बच्चे बहुत ज्यादा उदास हो गए। जिसके बाद बड़े भाई एंग टियन ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी दुकान ढूंढते हैं, कोई तो खुली होगी। दोनों बच्चे आसपास की मार्केट के अंदर दुकान टटोलने लगे, लेकिन तभी सडनली एंग्यो टैन के पेट के अंदर थोड़ी गड़बड़ी हुई। सुबह सुबह का टाइम था, वो फ्रेश होकर नहीं निकला था, एकदम से उसका प्रेशर बन गया। तब उसने अपनी छोटी बहन को कहा कि मुझे कहीं ना कहीं बाथरूम ढूंढना पड़ेगा, घर यहाँ से बहुत दूर है अभी अपना, तब तक मैं वेट नहीं कर सकता। आसपास का बच्चों ने इलाका देखा, तब एंग्यो टैन को याद आया कि पास ही एक पब्लिक बाथरूम है, क्यों ना वहां जाकर हल्का हो लूं। तब एंग्यो टैन अपनी बहन को लेकर उस बाथरूम के पास गया और अपनी बहन को बाहर ही वेट करने के लिए कहा कि मैं चलो फ्रेश होकर आता हूं, तुम यहीं पर रुकना, कहीं मत जाना। एंग्यो टैंग अपनी बहन को खड़ा करके उस बाथरूम के अंदर जा चुका था। तकरीबन 10-12 मिनट बाद हल्का होने पर एंग्यो टैंग अपना हाथ धोकर बाहर निकला, लेकिन उसकी बहन वहां थी ही नहीं। यो टैंग एकदम से बहुत ज्यादा पैनिक कर गया। छोटा सा ही बच्चा है, वो भी 9 साल का, उसके अंदर भी इतनी समझ नहीं है, लेकिन अपनी बहन को वहां ना देखकर वो बहुत ज्यादा पैनिक कर गया। उसने आसपास जो लोग अपनी दुकानों में आए थे या फिर अपनी दुकानों का शटर उठा रहे थे, उनसे पूछने लग गया कि मेरी बहन अभी अभी यहाँ खड़ी थी, मैं उसको छोड़ कर गया था बाथरूम यूज करने के लिए, लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरी बहन यहाँ पर नहीं है, उसको घर का भी रास्ता नहीं पता, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? बट सभी लोगों ने मना कर दिया। जो टैंग आसपास के इलाके में अपनी बहन का नाम चिल्लाते हुए इधर उधर घूमने लगा, लेकिन पैनिक उसका बढ़ता ही जा रहा था। तब उसने हार मानकर सीधा वो अपने घर की तरफ भागा। अपने घर जाकर अपने माता पिता को बताया। माता पिता एकदम से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। सभी लोग बाहर निकले, आसपास के पड़ोसियों को इकट्ठा किया। पड़ोसी मिलकर वापस इस मार्केट के इलाके में आए और आसपास लोगों के पूछने लगे कि क्या किसी ने इस बच्ची को देखा, इस बच्ची को देखा है, लेकिन सभी ने मना कर दिया कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। माता पिता बहुत ही डेस्परेटली अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। पड़ोसियों ने भी ज्वाइन किया। पड़ोसी एक एक घर जा जाकर दरवाजा खटखटाकर देख रहे थे कि क्या किसी ने एंग में होंग को देखा है। बट घंटों तक तलाश करने के बाद भी एंग में होंग का कोई आइडिया नहीं मिला। 3 घंटे इन लोगों को अभी तक बीत चुके थे ढूंढते हुए एंग में होंग को, और घर से सिर्फ 70 मीटर दूर, सोच कर देखिए, सिर्फ 70 मीटर दूर एक ट्रिपल स्टोरी घर जो खाली पड़ा था। ये सारे लोग ढूंढते ढूंढते उस घर तक पहुंचे। बट इस घर के अंदर इन तलाश कर रहे लोगों में से कोई भी जाना नहीं चाहता था, क्योंकि ये घर पूरे इलाके के अंदर बहुत बहुत ज्यादा बदनाम था। सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर
शाम के टाइम पर ज़्यादातर नशेड़ी लोग आकर अपना अड्डा बनाते हैं, यहाँ आकर नशे पते फूकते हैं, माल पीते हैं। ये घर पूरा उसी के लिए बदनाम था, इसीलिए कोई भी इस घर के अंदर जाने से भी कतरा रहा था कि क्या पता अंदर क्या मिल जाए, कुछ अजीब हालत में कुछ पड़ा हो। लेकिन फिर भी एंग में होंग की माँ उसने हिम्मत दिखाई और फाइनली वो उस घर के अंदर एंटर हुई और इधर उधर देखते हुए फाइनली वो फर्स्ट फ्लोर के दूसरे कमरे के अंदर गई। तो वो इतनी जोर से चिल्लाई कि सभी लोग जो बाहर खड़े थे वो भी भाग के ऊपर की तरफ आए, क्योंकि इसी कमरे के अंदर एंग में होंग की लाश पड़ी हुई थी। सिर्फ लाश नहीं पड़ी थी बल्कि वो लाश एंग में होंग के खून में पड़ी थी। इतना सारा खून यहाँ बह चुका था और ना सिर्फ खून बहा था बल्कि एंग में होंग के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, उसके गले में एक बहुत ही मोटी तार बांधकर उसे खींचा गया था। पूरी बॉडी पर एंग में होंग के काटने के निशान थे और ये कोई एक दो काटने के निशान नहीं थे बल्कि 2 बाइट मार्क्स, बहुत ही गहरे डीप वोन्स। किसी ने 2 बार दांतों से उसके गले के ऊपर काटा था, 3 बार उसकी चेस्ट के ऊपर काटा था और तकरीबन 3 बार ही उसके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास काटा था। और ये भी कुछ नहीं था, बस आप सोच कर देखिए एंग में होंग की माँ के ऊपर क्या बीता होगा जब उसने देखा होगा कि एक 3 फुट लंबी, 3 फुट 36 इंच से भी ज़्यादा लंबी लकड़ी की छड़ी और उसके साथ एक लोहे का टुकड़ा और बेचारी एंग में होंग के अंदर था। दर्द किस लेवल का होगा इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि खुद को बचाने के लिए एंग में होंग ने अपने बहुत ही सॉफ्ट से हाथों से उस छड़ी को पकड़ने की कोशिश करी होगी ताकि वो अंदर ना जा पाए। और इस डिफेंस को करते हुए बेचारी एंग में होंग के 3 नाखून उखड़कर उसी डंडी के अंदर फंस गए। बट यहाँ जो बाहर भीड़ लगी थी इसने सभी ने चिल्लाहट सुनकर ऊपर की तरफ भागे आए। सभी ने जो एक्चुअल क्राइम सीन था उसको पूरे तरीके से सरकारी कमरा बनाकर रख दिया, पूरा क्राइम सीन बिगाड़ दिया। जल्दबाजी में भीड़ ने एंग में होंग की लाश को उठाकर गाड़ी में रखा, गाड़ी से सीधा पास ही के कुआलालंपुर के एक निजी हॉस्पिटल के अंदर लेकर आए। डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया कि यहाँ जब आप लेकर आए एंग में होंग को उसकी मौत हो चुकी थी। बेवकूफ़ी किस लेवल की थी इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि पुलिस वालों को यहाँ हॉस्पिटल वालों ने इन्फॉर्म किया कि ऐसा कुछ हुआ है और उसके बाद पहले पुलिस वाले हॉस्पिटल गए और बाद में क्राइम सीन पर गए। क्राइम सीन तब तक पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। जिनको चुल रहती है ना क्राइम सीन देखने की, वो ऊपर मौके पर पहुंच कर इधर उधर हाथ लगा रहे थे, जो सबूत थे उनसे छेड़छाड़ कर रहे थे। आसपास जितनी भी चीजें पड़ी थी उनमें से बहुत सारी चीजें तो गायब तक हो चुकी थी। बट जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो वहां पुलिस वालों से ज्यादा देखने वालों की भीड़ थी। पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक सबसे बड़ा सेटबैक था कि उनके हाथ एक क्राइम सीन नहीं बल्कि सरकारी कमरा लगा था। अगले दिन फुल पोस्टमार्टम डिटेल्स पुलिस वालों ने मीडिया के सामने रखी और जिसने भी ये पोस्टमार्टम डिटेल्स को पढ़ा या फिर सुना उसका दिल दहल गया होगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप भी नहीं सुन पाएंगे। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था जो 36 इंच की लंबी वो छड़ी थी वो तकरीबन 19 इंच, सोच कर देखिए आप, 1 फुट कुछ इतना होता है, 1.25 फुट इतना बड़ा एक हाथ के आसपास का, और ये 19 इंच अंदर फंसी हुई लकड़ी बेचारी एन में होंग के प्राइवेट पार्ट्स को चीरते हुए उसकी बड़ी आंत, छोटी आंत और पेट के साथ साथ उसके दिल को चीरते हुए अंदर तक घुस चुकी थी। इतना ही नहीं, बेचारी एन में होंग के शरीर के ऊपर अलग अलग जगहों पर, 2 नेक पर, 3 चेस्ट के ऊपर और 3 प्राइवेट पार्ट्स के आसपास 8 अलग अलग काटने के निशान थे। किसी ने बहुत जोर से बेचारी एन में होंग के शरीर के ऊपर काटा था और किसी से, मैं ये बात नहीं कर रहा कि किसी एक ने, बल्कि 8 अलग अलग लोगों ने अपने दांतों से एन में होंग के शरीर के ऊपर काटा था। और ना सिर्फ काटा था बल्कि उसके साथ 8 अलग अलग लोगों ने गैंगरेप किया था। इस भयंकर कृत्य को करते टाइम अपने आप को डिफेंस करने के लिए एन में होंग ऑब्वियसली उस टाइम पर लड़ी भी होगी, किसी तरीके से उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी होगी, बट नहीं, वो सफल नहीं हो पाई। और इस बीच ऑटोप्सी में सामने आया कि एन में होंग के दांतों के अंदर 2-3 बाल फंसे हुए थे जो कि ऑब्वियसली उसके परपेट्रेटर्स के होंगे, जो उसके साथ ये सब कुछ कर रहे होंगे। तो एन में होंग ने उनको काटने की कोशिश करी होगी जब वो उसके ऊपर थे, और इसी बीच उन दरिंदों में से किसी एक के बाल एन में होंग के मुंह में आ गए। पुलिस वालों ने तुरंत इसको एक मर्डर केस रजिस्टर कर लिया, और मलेशिया के अंदर एक मर्डर केस रजिस्टर होना मतलब कि डेथ पेनल्टी, जो भी इसके अंदर आरोपी होंगे उनको डेथ पेनल्टी मिलेगी। इसके अलावा पुलिस वालों ने उसी क्राइम सीन के ऊपर छानबीन करी। अब वो क्राइम सीन तो रहा नहीं था, लेकिन जो भी कुछ मिला वहां से एविडेंस कलेक्ट किए,
इसके अलावा 8 अलग अलग लोगों के जो ऑटोप्सी में जैसा सामने आया था, 8 अलग अलग लोगों के खिलाफ इसमें मामला भी दर्ज किया गया। साथ ही जो आस पड़ोस के लोग इस बिल्डिंग के रहने वाले थे उनसे पूछताछ करी कि क्या पता किसी ने कुछ देखा हो, क्योंकि दिन दहाड़े, अभी तो दिन भी शुरू नहीं हुआ था, सुबह सुबह हुई थी, अभी तो लोग अपनी दुकानों का शटर खोल रहे थे, दुकानें खोल रहे थे, अभी उठे होंगे लोग घर में, और इसी बीच एक कांड हो गया। उन लोगों से बातचीत करी जिसमें लोगों ने कहा कि ये वही लोग होंगे जो यहाँ आकर नशा पता फूकते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, माल पीते हैं, उन्हीं में से किसी ने किया होगा, क्योंकि वही लोग इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं जाता। साथ ही इसमें लोगों ने बताया कि इसके अंदर एक चाइनीज आदमी इन्वॉल्व हो सकता है, शायद वाली बात है, और साथ ही वो तमिल वगैरह भी बोलता है, उसको अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, तो हो सकता है आप उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, क्योंकि वो कई बार इस बिल्डिंग के अंदर आता जाता रहता है। लेकिन सवाल अब ये था कि एक मासूम के साथ ऐसा कौन कर सकता है, ना ही इनके पास कुछ ज़्यादा पैसा जो ये अपने पैसे के बलबूते के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से चला सके। एनमे होंग के पिता एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसके अंदर वो सूप वगैरह बनाकर वो बेचते थे उस मार्केट के अंदर, लेकिन वो भी कुछ खास बड़ा धंधा नहीं, वो मुश्किल से अपना परिवार संभाल पा रहे थे। खैर, इसके आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ते हुए पुलिस वालों ने 3 सस्पेक्ट्स को उठाया और उनकी अच्छे से जी लगाकर सेवा करी। अच्छे से तुड़ाई होने के बाद तीनों को वापस छोड़ना भी पड़ा। क्यों? क्योंकि उनमें से 2 तो ड्रग एडिक्ट्स थे जिनको बस शक के बिना पर उठाया था, उनके पास कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा एक कस्टमर जो रेगुलरली एनमे होंग के पिता के पास सूप पीने जाया करता था, पुलिस वालों को उसके ऊपर शक था, उसको भी उठाया, लेकिन तीनों के ही डेंटल इंप्रेशंस लिए गए, वो जो दांतों के साइज वगैरह लिए गए और वो जो बाइट मार्क्स मिले थे एनमे होंग के शरीर के ऊपर उनसे मैच किए गए, लेकिन तीनों के ही डेंटल इंप्रेशंस मैच नहीं हुए। लेकिन टेंशन वाली बात अभी भी मोहल्ले में, इलाके में ये थी कि रियल किलर्स अभी भी बाहर खुले घूम रहे हैं, वो किसी भी बच्चे को अपना अगला निशाना बना सकते हैं। यहाँ बहुत सारी टेक्निकल खामियां भी थी। ये बात थी 1987 की, उस टाइम पर डीएनए टेक्नोलॉजी जैसा कुछ था ही नहीं। डेंटल रिकॉर्ड्स मैच हो सकते थे या फिर ब्लड ग्रुप वगैरह मैच करके निकाला जा सकता था, लेकिन डीएनए जो कि एक एग्जैक्ट सबूत बनता कि हाँ इसने कांड किया है, ऐसा कुछ उस टाइम पर था ही नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा क्राइम सीन, जहां पर सारे सबूत उस टाइम पर मौजूद थे, वो क्राइम सीन तो रहा ही नहीं था। सब कुछ वहां पर तहस नहस कर दिया गया। अब आप बस ये सारा कुछ सोचकर देखिए, एक बच्ची 1978 में जन्मी और 1987 9 साल की भी अभी पूरी नहीं हुई थी, वो 8 साल कुछ महीने की थी। 3rd क्लास के अंदर वो पढ़ रही है, स्कूल में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, किसी से उसके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई उससे खार नहीं खाता, उसका परिवार कुछ खास वेल्दी नहीं, उनके पास कोई पैसा नहीं। जैसे तैसे वो अपना घर चला रहे हैं। 7 भाई बहन, उसमें दूसरे नंबर पर ये एनमे होंग, उससे बड़ा उसका भाई बस वो जिसके साथ वो गई थी। और उस सुबह भी 12 अप्रैल की वो सुबह भी वो बहुत ही रूटीन सा काम कर रहे थे। वैसे तो उसका भाई अकेला जाकर ये नाश्ता वगैरह लेकर आता था, लेकिन अब की बार पहली बार एनमे होंग उसके साथ गई थी। तो क्या ये पहले से ही प्री प्लान था सब कुछ? क्या वो लोग पहले से ही वेट में थे कि ऐसी कोई बच्ची आएगी, हम उसको लेकर जाएंगे, या फिर ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था कि एनमे होंग वहां पर गई तो उसको या तो कोई एक बंदा उठाकर ले गया और वहां पर उसके साथ गैंग रेप किया गया, या फिर पहले से ही 8 लोग वहां मौजूद थे जो एक साथ मिलकर एनमे होंग को उठाकर ले गए। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि ये बहुत ही छोटा सा इलाका, इतना छोटा कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से हाय हेलो राम राम है। अब जैसे ये कांड हुआ, इसके बाद 2 चीजें एक साथ हुई। एक, वो जो डर बैठ चुका था लोगों के मन में जो इस इलाके में रहा करते थे, ये डर कुछ ऐसा था कि लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना बंद कर दिया। इनफैक्ट जो बच्चे स्कूल में थे, पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ उनको स्कूल लेकर जाते और पहले स्कूल के टाइम से पहुंचकर वापस उनको घर पर भी लेकर आते। इसके अलावा वो घर से बाहर निकलना उन सबका बंद। और दूसरा, जैसे ये खबर पूरे कुआलालंपुर के साथ पूरे मलेशिया के अंदर आग की तरह फैली, बहुत सारे ऐसे चैरिटी इवेंट सामने आए जिसमें लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि अब एनमे होंग का परिवार कुछ खास वेल्दी नहीं था, इसलिए उनके पास पैसा नहीं था जिससे वो अलग से जांच करवा सकें या फिर कोई डिटेक्टिव हायर कर सकें। इसलिए चैरिटी इवेंट्स करके पैसा रेज किया गया। तकरीबन 10,000 रिंगट्स उस टाइम के बहुत बड़ी अमाउंट थी। आज के तकरीबन बात करें तो ये तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए बनते हैं। इतनी अमाउंट उस टाइम पर चैरिटी में इकट्ठा करके इनाम रखा गया कि जो भी कोई व्यक्ति इससे रिलेटेड कोई भी सुराग देगा कि एनमे होंग के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा, कौन है वो लोग, उनके बारे में कोई भी जानकारी देगा तो ये पैसा उसको दिया जाएगा। बाद में ये इनाम बढ़ाकर 20,000 रिंगट्स कर दिया गया, तकरीबन 8 लाख रुपए। उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी मलेशिया में रहने वालों के लिए। आज भी कोई छोटी बात नहीं है 8 लाख रुपए, लेकिन इवेंचुअली बहुत सारे लोग बेचारे
एनमे होंग के पिता के रेस्टोरेंट के बाहर उन लोगों ने अपना पूरा मंच वगैरह बना लिया, वहाँ बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, कि कोई तो आए इस जांच को आगे बढ़ाए, आरोपियों को गिरफ्तार करे, उनको सजा दिलवाए। लेकिन सबके हाथ खाली, पुलिस वाले करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ पर। बट अभी तक कुछ दिन बीत चुके थे लेकिन एनमे होंग का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। और इसी बीच इसी इलाके में रहने वाला एक मछुआरा बूढ़ा हो चुका था वो, और यहाँ से पुराने रीति रिवाज उसने काफ़ी फॉलो किए हैं, उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता था। और वो बूढ़ा सामने आया और उसने जाकर एनमे होंग के पिता को बताया कि अभी तुम्हारी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, और अगर अंतिम संस्कार तुम्हें करना है तो मेरे ढंग से करो। इस बच्ची का अंतिम संस्कार लाल कपड़े पहनाकर करो, उसको लाल कपड़े पहनाकर दफनाओ। ऐसा माना जाता है मलेशिया के अंदर कि अगर किसी व्यक्ति को लाल कपड़े पहनाकर दफनाया जाए तो उसकी आत्मा स्वर्ग में ना जाकर नीचे ही आसपास भटकती रहेगी, और स्पेशली जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया है उनको सपने में आकर डराएगी, उनके पीछे भूत बनकर पड़ जाएगी। सभी लोग इस बात में हाँ भी कर रहे थे कि हाँ चलो ऐसा ही करेंगे, अगर पुलिस वाले नहीं ढूंढ पा रहे तो एनमे होंग की आत्मा ही उन किलर्स को ढूंढेगी, उन रेपिस्ट को ढूंढेगी। बट एनमे होंग के पिता ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरी बच्ची ने जिंदा रहते रहते इस दुनिया में ऐसा कुछ देख लिया जो कि नहीं देखना चाहिए था, उसके साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसकी आने वाली अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, और अगर अभी भी मरने के बाद हम उसे शांति नहीं देंगे, अगर अभी भी उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी तो फिर हम सबका यहाँ होने का क्या फ़ायदा। अगर हम सब मिलके भी उसे न्याय ना दिला सके, अभी भी उसको न्याय के लिए खुद के ऊपर निर्भर रहना पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसका अंतिम संस्कार जैसा होता आया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एनमे होंग का अंतिम संस्कार बहुत ही इमोशनल होकर सब लोगों ने किया। उसका फेवरेट ब्लू कलर का पजामा एनमे होंग को अंतिम बार पहनाया गया। अंतिम बार एनमे होंग की माँ ने रोते रोते, बहुत बुरे तरीके से रोते रोते अंतिम बार अपनी बेटी का मेकअप किया, जो कि उसको बहुत पसंद था करना। आप ये जो फोटो भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये उसी मेकअप करते हुए की फोटो है जब उसकी माँ एनमे होंग का मेकअप कर रही थी। इस फोटो को देखकर लिटरली मेरा दिल टूट गया। आप सोच कर देखिए क्या बीत रही होगी उस माँ के ऊपर जिसकी बच्ची सामने कुछ इस हालत में पड़ी थी जो देख भी नहीं सकता कोई। और अपने वही नॉर्मल रीति रिवाज के साथ एनमे होंग का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे थे कि आखिर एनमे होंग के साथ क्या हुआ था। उसके किलर्स अभी भी बाहर थे, किसी को भी पकड़ा नहीं गया। और तब ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़ इस केस के अंदर होने लगी। असल में मलेशिया के अंदर एक न्यूज़पेपर आता है चाइनीज़ लैंग्वेज में जिसका नाम है शिंगमिंग डेली। इस न्यूज़पेपर के ऑफिस में अजीब से लेटर्स आने लगे, और ये लेटर्स कौन भेज रहा था आज तक नहीं पता, और ये लेटर्स कहाँ से आ रहे थे आज तक नहीं पता। ना ही उसमें किसी का नाम लिखा था कि कौन है, ना ही ये लिखा था कि कहाँ से भेजे जा रहे हैं, और ना ही उसे कोई ट्रैक कर पाया। बट इन लेटर्स के अंदर जो लिखा हुआ था वो सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। जी हाँ, जैसे ही फर्स्ट लेटर आया, इस फर्स्ट लेटर को पब्लिश किया गया जिसके अंदर लिखा था कि इस लेटर को भेजने वाला उन 8 लोगों में से एक है जिसने एनमे होंग के साथ ये सब कुछ किया था। जैसे ये बात लोगों को पता चली, उन्होंने पढ़ा, सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। जिसमें उसने लिखा था कि वो एक ड्रग एडिक्ट है, और उन लोगों का एक पूरा ग्रुप है जिसमें वो बहुत सारी लड़कियों का पहले भी ऐसा ही कुछ हाल कर चुके हैं। लेकिन एनमे होंग का केस बस पॉपुलैरिटी गेन कर गया, न्यूज़ मीडिया में आ गया, वरना अगर ये नहीं आता तो ये केस यहीं दब जाता, हम आगे भी ऐसा ही कुछ करते रहते। बट इस लेटर के अंदर अजीब बात ये थी कि राइटिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा अजीब थी। ऑब्वियसली साफ था, देखते ही समझ आ रहा था कि इसको अगर मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ तो इसको उल्टे हाथ से लिखा गया था। मतलब कि मेरे अगर हैंड राइटिंग राइट हैंड से सही आती है तो मैं जानबूझकर उसको उल्टे हाथ से लिख रहा हूं ताकि मेरी कोई भी हैंडराइटिंग मैच ना कर पाए इन फ्यूचर अगर कोई मुझे पकड़ ले। इसलिए उस किलर ने इस तरीके से उस लेटर को लिखा था ताकि कोई उसको पकड़ ना पाए। बट इस लेटर में उसने बाद में लिखा कि जिस टाइम पर पुलिस वाले सबसे पहली बार क्राइम सीन पर पहुंचे थे और वहां पर जो भीड़ खड़ी थी उस भीड़ के अंदर मैं भी था, मैंने सब कुछ देखा, पुलिस वालों ने कैसे कुछ वहाँ पर सबूत इकट्ठा किए। मैं वहाँ पर देख रहा था कि हमने कुछ गलती तो नहीं करी, लेकिन उस टाइम पर मेरा दिल भी बदल रहा था। मैं सोच रहा था कि पुलिस वालों के सामने उसी टाइम सरेंडर कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है जो भी कुछ मैंने किया। मेरा बहुत मन था सरेंडर करने का, लेकिन भीड़ की वजह से मैं नहीं कर पाया। अगर भीड़ ना होती तो मैं ज़रूर करता। इसके अलावा इस लेटर के अंदर कुछ ऐसी खुफिया डिटेल्स लिखी हुई थी जो डिटेल्स ना तो कभी पुलिस वालों ने पब्लिक करी थी इसी केस से रिलेटेड, एनमे होंग से रिलेटेड, और ना ही कभी वो मीडिया में आई थी। सिर्फ इस लेटर के अंदर लिखी हुई थी, तभी इस लेटर की वजह से बाद में सबको पता चला। तो एक बात तो ये साफ थी कि ये लेटर जरूर उसी व्यक्ति ने भेजे थे जो कि 8 में से एक था। बट इस लेटर के रिप्लाई में पुलिस वालों ने उसी न्यूज़पेपर के अंदर छपवाया कि अगर तुम सच में सरेंडर करना चाहते हो तो सरेंडर करो, पुलिस तुम्हारे ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। जिसके बाद दूसरा लेटर इस न्यूज़पेपर ऑफिस के अंदर आया
जिसमें इस किलर ने बहुत ही सीरियसली लिखा हुआ था कि हाँ, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, लेकिन मेरी कुछ एक कंडीशंस हैं, उन्हीं कंडीशंस के पूरा होने के ऊपर मैं अपने आप को सरेंडर करूँगा। उसने अपनी सबसे पहली कंडीशन में रखा कि मुझे चाहिए माफ़ी। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक मुझे माफ़ करे। बेशक मैंने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक माफ़ करे। मुझे पता है कि वो लोग माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे कि मैं सचमुच सामने आऊँ तो उन्हें मुझे माफ़ करना पड़ेगा। इसके अलावा उसने दूसरी कंडीशन रखी कि मैं चाहता हूँ कि पब्लिक सारे लोग मिलकर तकरीबन 30,000 रिंगर्स, यानी कि अपने यहाँ के हिसाब से तकरीबन 12 लाख रुपए उस टाइम के, इतने पैसे वो सब लोग मिलकर जमा करें ताकि मैं 12 लाख रुपए मेरी फैमिली को देकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर दूं और अंदर चला जाऊं, ताकि बाद में मेरी फैमिली आराम से अपना गुजर बसर कर सके। बट जैसे ये दूसरे वाली कंडीशन पब्लिक ने सुनी तो सभी के अंदर गुस्सा लगभग अब फूट चुका था, क्योंकि एक तो उसने ऐसा कांड किया था जो कि माफ़ी के बिल्कुल भी लायक नहीं था। सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और ऊपर से ये किलर, ये रेपिस्ट, ये डिमांड कर रहा था कि उसे पैसा चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को सेटल कर सके, उसके बाद ही वो सबके सामने आएगा। ऑब्वियसली गुस्सा फूटना जायज़ था। सभी ने इस बात को बिल्कुल नकारा कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये सारा गुस्सा ऑब्वियसली उस टाइम पर उस लेटर लिखने वाले ने भी देखा होगा कि पब्लिक उसके बारे में क्या क्या कुछ बातें कर रही है। एनोनिमस रह के उसने सब चीज़ें ऊपर से मोनेटाइज करी होंगी कि क्या कुछ चल रहा है, और इसी के बदले उसने तीसरा लेटर फिर से न्यूज़पेपर ऑफिस के अंदर भेजा, और इस लेटर के अंदर थी अब एक धमकी। उसने कहा कि मैं क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट हूँ और अगर दोबारा से मेरे अंदर वो कीड़ा जागा ड्रग लेने का, तो हो सकता है एक और बच्चे के साथ ऐसा ही कुछ हो जाए। मैं इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता कि मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा। अगर ये कंडीशन नहीं मानी गई तो हो सकता है ये काम दोबारा से हो जाए। बट इसके बाद एक और चौथा लेटर आया जिसके अंदर उसने सब कुछ झूठ बताया। उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कोई भी कांड नहीं किया, एंग में होंग के मर्डर के अंदर मैं इन्वॉल्व नहीं था, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं तो बस उस न्यूज़पेपर वालों से बदला लेना चाह रहा था जो इस केस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे, इससे वो पैसा कमा रहे थे, बड़ी बड़ी हेडलाइंस छाप कर वो बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज कर रहे थे इस केस को, इसलिए मुझे उनसे बदला लेना था और इसलिए मैंने सारा नाटक रचा। बट अंदर से पुलिस वालों के साथ सभी लोगों को भी पता था, पब्लिक को पता था कि जो क्रूशियल डिटेल्स उसने बताई केस की, कि एंग में होंग के साथ क्या क्या कुछ हुआ था, उसके कहाँ पर निशान थे, वो सब कुछ उसने पहले लेटर के अंदर लिखा था। तो ये सारी डिटेल्स तो किसी ऐसे बंदे को पता होगी जिसने सब कुछ किया हो। ऑब्वियसली वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था। ये 4 लेटर न्यूज़पेपर ऑफिस वालों को मिले, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस वाले इनमें से एक भी लेटर के सेंडर को ट्रेस डाउन नहीं कर पाए। उनको नहीं पता था कि ये लेटर कहाँ से आए हैं, कौन भेज रहा है, कौन लिख रहा है, वो बंदा आखिर कौन था जिसने ये लेटर्स भेजे थे। क्या वो बंदा सच में ये किलर था, रेपिस्ट था, या फिर वो खुद साइको डिस्टर्ब हो चुका था इस केस को लेकर, या फिर अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, पता नहीं कौन था। बट आज तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया कि लेटर किसने भेजे थे। बट कुछ भी हो, पुलिस वालों के हाथ अगेन खाली, करे तो करे क्या। पुलिस वालों ने इनाम की राशि भी अब दोगुनी कर दी थी, 20,000 रिंगट से बढ़ाकर 40,000 रिंगट तक कर दिए, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया कि आखिर कौन हो सकता है। सोच कर देखिए, आप एक बहुत ही छोटा सा टाउन, कोई ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं रहते। पुलिस वाले अगर चाहें तो पताल से भी खोद कर किसी एक छोटी सी चोरी के केस को भी सुलझा सकते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ की पुलिस वालों ने बहुत ही महंगे गत्ते फूके हुए थे कि उनको ये केस उस टाइम पर सॉल्व करना नहीं आया। पुलिस वाले बस सभी को यही कह रहे थे कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, कहीं से कोई यूजफुल लीड मिल जाए। बट जो आसपास और अब रेप हो रहे थे या फिर मर्डर हो रहे थे, पुलिस वालों का भी एक काम बन चुका था, एक एसओपी उन्होंने सेट कर दी कि जो भी उस केस के अंदर, दूसरे किसी केस के अंदर रेपिस्ट या फिर किलर्स पकड़े जाएंगे, उन सभी के दांतों के इंप्रेशन लेकर बस हमें तो चेक करना है, क्या अगर वो है तो हमारा एक केस सॉल्व, वरना अनसॉल्व। उन लोगों ने इस फाइल को बंद करके साइड में रख दिया, सिर्फ दांतों के इंप्रेशन लेकर हाथ में घूम रहे थे कि हाँ बाबूजी, किसी के तो ये दांत मैच हो जाएं या फिर कोई तो इनको आकर पहचान ले कि दांत किसके हैं। 5 महीने बीत चुके थे, सितंबर 1987 का टाइम आ चुका था। 21 साल की किम फू बेचारी, उस लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बहुत ही सिमिलर पैटर्न था, उसका भी ऐसे ही कुछ रेप किया गया था और उसके साथ उसका मर्डर भी किया गया था। पुलिस वालों को ये शक था कि जैसे इस किंग फू का मर्डर किया गया है, उसका रेप किया गया है, बिल्कुल वैसा ही कुछ एंग में होंग के साथ भी किया गया था। तो हो सकता है ये लोग वही हों जिन्होंने दोनों कांड किए हों, लेकिन उनके पास अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि किम फू का केस भी अनसोल्ड रहा, आज तक वो अनसोल्ड है। पुलिस वाले, उसमें भी उनके हाथ खाली। एंग में होंग के माता पिता, उनके लिए अब जिंदगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी।
उन्होंने अपनी बेटी को कुछ इस तरीके से खोया था कि कोई भी माता पिता उस सीन को नहीं देखना चाहेगा जो उन्होंने देखा, जो ब्रूटैलिटी उन्होंने देखी। कोई इस चीज़ को टॉलरेट भी नहीं कर सकता। सोच कर देखिए उनके दिल के ऊपर बीता क्या होगा उस टाइम पर। लेकिन दिन बीतते रहे, टाइम बीतता रहा। दिन आ चुका था अब 16 सितंबर 1988, यानी कि 1 साल से ऊपर का टाइम हो चुका था। लगभग सवा डेढ़ साल हो चुका था। और इस 16 सितंबर 1987 के दिन एक बार फिर से इस परिवार के ऊपर कहर बरपा। इस परिवार का सबसे बड़ा लड़का एंग में होंग का सबसे बड़ा भाई, जो उसके साथ उस दिन केक लाने के लिए गया था, उस बच्चे की अभी सिर्फ 10-11 साल की उम्र में लिवर फेलियर की वजह से मौत हो गई। घर के 2 बड़े बच्चे इस तरीके से जा चुके थे। माँ बाप के लिए सबसे दुखद पल होता है। हर माँ बाप चाहता है कि उनकी अर्थी बच्चों के कंधों पर जाए, बट ये माँ बाप सबसे अनलकी थे, सबसे बदकिस्मत थे कि मजबूरन इनको अपने बच्चों की ही अर्थियाँ उठानी पड़ रही थी। बेचारा वो लड़का, उसका लिवर फेलियर हो गया और एक बार फिर से ये परिवार पूरे तरीके से दहल चुका था। सिर्फ 1.5 सालों में इनका 9 लोगों का परिवार सिर्फ 7 का बच चुका था। 1990s तक आते आते पुलिस वालों ने ऑफिशियली कह दिया कि हम इस केस को अब साइड में रख रहे हैं, इसको एक कॉल्ड केस माना जाएगा, लेकिन ये केस अभी भी ओपन रहेगा, इसकी तहकीकात हम करते रहेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे हम अभी तक करते आए हैं। अगर हमें कोई यूज़फुल लीड मिली या फिर कोई और कल्परिट इसमें पकड़ा गया और उसने कुछ उगल दिया तो वेल एंड गुड, वरना इसमें हमारे हाथ खाली हैं, हमें छुट्टी दे दो, हमें घर जाने दो। इतने सालों तक एंग में होंग के पिता ने वेट करी कि कहीं ना कहीं से उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। जो लोग चैरिटी में इन्वॉल्व थे उन लोगों ने बहुत सारा पैसा, तकरीबन 30-40 हज़ार रिंगर्स ये जमा करके एंग में होंग के पिता को दिए थे कि जो भी कोई इसमें न्यूज़ देगा, कोई यूज़फुल लीड देगा, आप उसे इनाम दे देना। बट कोई लीड नहीं मिली तो वो 40,000 रिंगर्स ऐसे ही रखे हुए थे। बट इस पॉइंट पर आकर 1991 में एंग में होंग के पिता ने कहा कि अब ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं। पुलिस वाले भी अब इस इन्वेस्टिगेशन से अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, ये पैसा रख के मैं अपने पास क्या करूंगा। इसलिए उन्होंने सारा पैसा आसपास के छोटे लोकल स्कूलों के अंदर बांट दिया ताकि एंग में होंग जैसे और छोटे छोटे बच्चे उस पैसों से पढ़ाई कर सकें। तकरीबन 20 सालों का टाइम बीत चुका था और 2007 फरवरी के अंदर अब तक तकरीबन 20 साल हो चुके थे बेचारी एंग में होंग को मरे हुए। 20 सालों बाद 9 साल की नूरीन जैजलिन बहुत ही सिमिलर तरीके से गायब हो गई। और हद तो तब हो गई जब लोगों ने देखा कि नूरीन को भी बहुत हद तक सिमिलर वे में मारा गया है। उसके भी प्राइवेट पार्ट्स के अंदर वही छड़ी घुसाई गई थी। इनफैक्ट अब तो लकड़ी की नहीं बल्कि लोहे की राड घुसाई गई थी। सोच कर देखिए सिर्फ 9 साल की वो नूरीन बच्ची, क्या बीती होगी उसके ऊपर। और सेम उसी तरीके के बाइट मार्क्स नूरीन के पूरे शरीर के ऊपर थे। अब की बार तो उससे भी ज़्यादा थे। पुलिस वाले देखते ही समझ चुके थे कि बहुत हद तक सिमिलर पैटर्न है, जैसा कि 20 सालों पहले एंग में होंग के केस के साथ हुआ था। और जैसे ही लोगों ने नूरीन का केस सुना, सबके माइंड में, जो लोग एंग में होंग के केस के साथ इन्वॉल्व थे, उन सभी के माइंड में वो केस दोबारा से रिकॉल हो गया कि 20 सालों पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था और अगेन अब दोबारा से एक ग्रुप एक्टिव हो गया है। इस केस के न्यूज़ में आते ही बहुत सारे पत्रकार हाथों में माइक, कंधों पर कैमरा लेकर सीधा भागते हुए एंग में होंग के पिता के पास गए। उनकी माता से बात करी, दोनों को बैठाकर इंटरव्यू लिया कि क्या आपको अपनी बेटी का केस याद है। उनकी वही दोबारा से यादें कुरेद रहे थे, वो बदनसीब यादें। बट माता पिता ने अगेन यही कहा कि हमने तो टाइम के साथ जीना सीख लिया है, लेकिन एंग में होंग की यादें वो कभी भी जा नहीं सकती। हमने मान लिया है कि किस्मत को यही मंजूर था, लेकिन केस अब सॉल्व हुआ ही नहीं तो इसमें कोई भी क्या करे। बट लोगों ने अगेन नूरीन वाले केस के बारे में पूछा तो एंग में होंग के पिता क्या ही बोले इसके बारे में, उनके पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही इस इंटरव्यू में एंग में होंग के पिता ने कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, अभी तक ये जो 20 साल बीते, इस बीच में पुलिस वाले कई बार हमारे घर पर आए कुछ शिनाख्त वगैरह करवाने के लिए, कुछ सस्पेक्ट के फ़ोटो लेकर, लेकिन हमको उनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने भी आना बंद कर दिया, हमसे पूछताछ करनी बंद कर दी और हमने इसको अपनी किस्मत मान लिया। बट अगेन 2007 में मलेशियन पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी एंग में होंग के केस के बारे में, क्योंकि अब दोबारा से इसके बारे में बात चल रही थी। उनको मजबूरन कहना पड़ा कि आज भी एंग में होंग का केस ओपन है, हमने उसको क्लोज नहीं किया है। हमें कुछ भी नई लीड मिलती है तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नई फोरेंसिक साइंस आ चुकी है, हम उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं इस केस के अंदर। अगर कुछ भी लीड मिलेगी तो हम आपके सामने रखेंगे। मुझे यहाँ पर 2 सिचुएशंस लगती हैं कि एंग में होंग और नूरीन के साथ, वो जो किम्फू के साथ जो भी कुछ हुआ, उसमें
उस तरीके के आरोपी शामिल थे, उस तरीके के लोग शामिल थे जिनको दूसरों के शरीर के ऊपर दर्द देना बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगता है। रिमेंबर, मैंने आपको बहुत सारी ऐसी सीरियल किलर्स की स्टोरी सुनाई हैं जिसके अंदर सीरियल किलर्स मजबूरन अपने विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं उनको मारने से पहले, और दर्द के अंदर चिल्लाते हुए, कराहते हुए देखना उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगता है, उनको मज़ा आता है ये सब कुछ करने में। या फिर दूसरा मोटिव ऑब्वियसली रिवेंज, लेकिन रिवेंज का यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं बनता मेरे ख्याल से, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से तो नहीं बनता, क्योंकि कौन ही ऐसी मिडिल क्लास फैमिली के साथ रिवेंज रखना चाहेगा। इनके पास कोई दुश्मनी रखने लायक रीज़न भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है जो इनके बहुत सारे कंपटीटर्स खड़े हो जाएंगे। वो लोग तब भी सूप बेचते थे, आज भी वो लोग सूप ही बेच रहे हैं, बस उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर लिया, अपना रेस्टोरेंट बदल लिया है, अब वो दूसरी लोकेशन पर सूप बेचते हैं। बट चाहे कुछ भी हुआ हो, 8 लोग जिन्होंने एंग में होंग के साथ वो सब कुछ किया था, आज नियरली 40 साल बीतने को हैं, लेकिन अभी तक वो 40 सालों के अंदर एक भी परपेट्रेटर को पकड़ नहीं पाए, एक भी ऐसे उस दरिंदे को पकड़ नहीं पाए जिसने सब कुछ किया था एंग में होंग के साथ। बट आज भी इस केस का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि तो बरकरार है कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने एंग में होंग के साथ ये सब कुछ किया था। इसके अलावा भी और बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अब 8 लोगों ने बाइट मार्क्स किए थे। क्या सिर्फ इसमें 8 ही लोग शामिल थे? क्या और भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन्होंने शायद हो सकता है बाइट मार्क ना किया हो बट वो इसके अंदर इन्वॉल्व हों? दूसरा, क्या वो सच में ड्रग एडिक्ट्स ही थे जैसा कि उस लेटर के अंदर भी क्लेम किया गया था और जैसा कि लोगों ने भी माना था, पुलिस वालों ने भी माना था? क्या सच में वो लोग ड्रग एडिक्ट्स ही थे, या फिर ये सब कुछ पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए एक बहुत बड़ा बवंडर सा रचा गया था ताकि पुलिस वालों का ध्यान सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर ही रहे, असली जो किलर्स हैं उनके ऊपर ना जाए? क्या वो लेटर भेजने वाला सच में इस केस के अंदर इन्वॉल्व था? क्या सच में उसने एंग में होंग के साथ ये सब कुछ किया था? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि उस लेटर भेजने वाले ने पहले लेटर के अंदर बहुत ही क्रूशियल डिटेल्स उसके अंदर मेंशन करी थी, और हो सकता है बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो कि उसने सब कुछ क्या क्या बक दिया, और इसलिए उसने बाद में अपना बैक स्टेप कर लिया, कंडीशंस रखने लगा कि मैं इसलिए सरेंडर करूंगा वरना नहीं करूंगा, थ्रेट करने लगा कि मैं और किसी के साथ ये सब कुछ कर दूंगा, मुझे पैसा दो एंड ऑल। और साथ में उसने ये भी कहा था कि जब पुलिस वाले इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन मौके पर कर रहे थे उस टाइम पर मैं भीड़ के अंदर खड़ा था। तो क्या पुलिस वालों से उस टाइम पर गलती हुई? ऑन लुकर्स जो थे उनसे पूछताछ क्यों नहीं करी पुलिस वालों ने? इसमें मेरे 2 सबसे बड़े सवाल हैं जो कि आज तक शायद वहाँ की मीडिया ने भी नहीं पूछे, और मैं यहाँ पर उनको उठाना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल, क्या पुलिस वाले या फिर सरकार उस टाइम पर इस किलर ने जब वो 30,000 रिंगर्स का डिमांड करी थी, क्या सरकार उस टाइम पर इसको पकड़ने के लिए 30,000 रिंगर्स का लालच नहीं दे सकती थी? एक बार उसके हवाले कर दे, बाद में देख लेंगे। उसके साथ 7-8 और लोग पकड़े जाएंगे जो आने वाले फ्यूचर के क्राइम को भी रोकने वाले थे, क्योंकि वो जेल के अंदर होते, ये पकड़ा जाता तो सबका नाम ले लेता। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्राइम सीन को क्राइम सीन ना रहकर एक सरकारी जगह क्यों बना दी कि जो मन करे वहाँ पर चढ़े जा रहा था, उसको डिस्टर्ब कर रहा था, उसको कंटेमिनेट कर रहा था, उसको क्राइम सीन क्यों नहीं रहने दिया जब तक पुलिस वाले मौके पर नहीं पहुँच गए? क्यों ऑन लुकर्स ने ही जल्दबाजी में आकर बॉडी को ऐसे उठा लिया, वहाँ इतनी सारी भीड़ ऐसे घुस गई क्यों? क्या वो लोग इतने समझदार नहीं थे कि ऐसे क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते? बहुत ही क्रूशियल सबूत होते हैं जो इस मौके पर ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं और बाद में उनका बहुत बड़ा पछतावा होता है। तीसरा मेरा यहाँ पर सवाल है कि वो 8 लोग थे, मिनिमम 8 लोग तो थे ही, तो क्या उन 8 लोगों में से ऐसा एक भी नहीं था जिसने बाहर कभी कुछ बोला हो? क्योंकि आमतौर पर हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, जब कुछ साल कांड को बीत जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली ये नशे पते फूकने वाले तो खासकर, इनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी के आगे कुछ ना कुछ बकी देता है और इसी तरीके से पुलिस के पास मुखबरी पहुंच जाती है। तो क्या उन 8 लोगों का कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आज तक उनमें से एक ने भी किसी के आगे कुछ नहीं बका? 20 सालों बाद भी उन्होंने सेम ऐसा ही कुछ कांड किया नूरीन के साथ? क्या सच में ऐसा पॉसिबल था किसी के आगे कुछ ना बोला हो? और चौथा सवाल, उस टाइम पर एन में होंग की बॉडी से डीएनए सैंपल्स क्यों नहीं कलेक्ट किए गए? क्यों नहीं उन सैंपल्स को प्रिजर्व करके रखा गया लैब में? क्योंकि अगर वो डीएनए सैंपल्स उस टाइम पर संभाल कर रखे गए होते तो आज डीएनए टेक्नोलॉजी मौजूद है। उन डीएनए टेक्नोलॉजी से सरकार के पास जो डाटाबेस होता है उससे वो ट्रैक इजीली कर सकते थे। सिर्फ ये पुलिस वाले दांतों के इंप्रेशन को ले लेकर घूमते रहे कि हमारे पास तो डेंटल इंप्रेशंस हैं, उनसे ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसे क्राइम इन्वेस्टिगेशंस नहीं चलती। हमने अमेरिका जैसे देशों के अंदर देखा है 80-80, 90-90, 100-100 साल पुराने कोल्ड केस वो डीएनए टेक्नोलॉजी से आज सुलझा रहे हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी कवर किए हैं
जिसमें डीएनए टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा मोहरा बनकर उभरी। खैर ये तो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड है कि वो लोग ये सब कुछ कैसे देखते हैं, कैसे कुछ करते हैं, हम इसके अंदर क्या ही कुछ करें। जो भी था मैंने आपके सामने रखा। आप मुझे बताइए कि यहाँ क्या कुछ हो सकता था, आपके अकॉर्डिंग थ्योरीज क्या क्या कुछ बननी चाहिए, वो सारी आप कमेंट्स में रखिए। या फिर अगर आपको पर्सनली आपकी कोई थ्योरी मुझे बतानी हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ आकर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्या पता आपकी थ्योरी कुछ फिट बैठ जाए। साथ ही इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है जिसके अंदर मैं केस से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट वेलामल लक्ष्मण को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।